नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह है जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वॉइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं या जितने चैप्टर्स करवाएंगे, सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक नया चैनल है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम हमारी तरफ से ज़्यादा मेहनत करने में इच्छुक रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा यह सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एग्रीकल्चर वो पढ़ने वाले हैं, और इस लेक्चर का भी इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब जैसा कि आप सबको पता है, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मिनरल्स और रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, कौन से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने अकरेंस ऑफ मिनरल्स पढ़ा कि मिनरल्स हमको किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं। 5 फॉर्म मैंने बताए थे। अगर आपको वो 5 फॉर्म याद है तो कमेंट करके मेरे को बताओ मिनरल कौन कौन से 5 फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे और एनर्जी रिसोर्सेज हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओवरव्यू। पिछली क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसके अंदर हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कैसे कैसे हमको मिलते हैं, और फिर बाद में हमने मोड्स ऑफ अकरेंस पढ़ा कि मिनरल्स हमको किस फॉर्म में मिल सकते हैं। 5 फॉर्म मैंने आपको बताए थे, अगर नहीं पता है तो आप जाके लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। अब ये जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स 3 तरीके के आप बोल सकते हो। एक है आपके मेटालिक मिनरल्स, एक है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स, और एक है आपके एनर्जी मिनरल्स। अब आज की क्लास में हम मेटालिक और नॉन मेटालिक पढ़ेंगे। मेटालिक को हमने वापस बांट दिया, एक है उसको फेरस बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन फेरस। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। ये एनर्जी रिसोर्स हम लेक्चर 4 में पढ़ने वाले हैं, या लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे इसको, सॉरी, इसको हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आज हम जो है इसके आगे से पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को आप जो है, मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट मेटालिक मिनरल्स, सेकंड नॉन मेटालिक मिनरल्स और थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। अब ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं ये क्या होते हैं, मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटालिक मिनरल्स कुल मिला के आप ये बोल सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये मेटालिक क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटालिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मेटालिक मिनरल्स है ना, ये भी 2 तरीके के, एक है फेरस और दूसरे है आपके नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या जिनके अंदर आयरन है, और नॉन फेरस मिनरल जिनके अंदर आयरन नहीं है या नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के। और इसी के अंदर अपन एक फर्दर डिवीजन कर सकते हैं प्रीशियस मिनरल्स। अब ये प्रीशियस मिनरल्स फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर अगर अपन नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करेंगे, वो मिनरल्स जिनके अंदर
जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें हम देखेंगे माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनर्जी मिनरल्स में हम 3 पढ़ेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब आज की क्लास के अंदर हम ये वाला पोर्शन करने वाले हैं। ये वाला पोर्शन आज की क्लास में रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले फेरस मिनरल से स्टार्ट करेंगे, फिर नॉन फेरस और सब देखेंगे। अब ये जितने लिखे हुए एग्जाम्पल ये आपको याद होने चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए मेटालिक मिनरल में फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो फेरस मिनरल्स कौन से हैं? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये सारे जो है वो आपके फेरस मिनरल्स हैं। एक सेकेंड, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स कौन से? डज नॉट हैव आयरन, कॉपर, लेड, टिन, जिंक, बॉक्साइट। प्रीशियस मेटल कौन से? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। आपको एग्जांपल याद होने चाहिए कि प्रीशियस मेटल के एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। फेरस मिनरल के एग्जांपल क्या है आपके? आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस के क्या एग्जांपल है? कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। नॉन मेटालिक के क्या एग्जांपल है? माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। आपके मैच द फॉलोइंग के अंदर ये क्वेश्चन आसानी से आ सकता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेरस। फेरस मतलब हैज आयरन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो चुंबक से चिपक जाते हैं वो सारे मिनरल जो हैं आपके मेटालिक में फेरस मिनरल्स आएंगे। तो कंटेन आयरन, अकाउंट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। जितना भी मेटालिक मिनरल प्रोड्यूस होता है उसमें से 3/4 सारा जो मिनरल प्रोडक्शन है वो हमारा पास फेरस का है। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करती है ओर से। आपके पास में ओर है और इस ओर से जो है आपने मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इसके एग्जांपल क्या है? आपके आयरन ओर और मैग्नीज। हालांकि हमने 4 एग्जांपल पढ़े इधर, आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। आयरन और मैग्नीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आयरन ओर की बात कर लेते हैं। इट इज अ बेसिक मेटल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बेसिक मेटल है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है, क्योंकि जो भी चीज बनती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें स्टील चाहिए या उसमें लोहा चाहिए। तो ये जो है बेस है। अगर ये आपका डेवलप है तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी आपकी डेवलप हो जाएगी। अगर आपके पास आयरन और स्टील नहीं है तो बाकी आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या लग रहा है? वो कार का फ्रेम स्टील का बन रहा है, इंजन लोहे का बन रहा है, स्टील का बन रहा है। तो अगर आपके पास आयरन नहीं होगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम नहीं करेगी। तो आयरन जो है वो बेस मेटल भी है, इसके साथ साथ वो अदर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के अंदर मदद भी करता है। इंडिया इज एंडाउड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया में बहुत आयरन ओर है, अच्छी मात्रा में आयरन ओर है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। इंडिया में अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर भी है। अच्छा, आयरन ओर की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, इंडिया में अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है। आयरन क्वालिटीज, आयरन ओर की क्वालिटी क्या है? 2 क्वालिटी हमने है, एक है मैग्नेटाइट और एक है हीमाटाइट। अब मैग्नेटाइट जो है, मान लो कि आपके पास में ये ओर है, ठीक है। अब ओर में से क्या करते हो? आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ये मान लो आपके पास हीमेटाइट का ओर है और ये 1 kg का है, तो इसमें से आपका जो है 700 ग्राम आयरन निकलेगा, ठीक है। तो इतना प्योर है, मतलब इसमें सिर्फ 30% इम्प्योरिटीज है, बाकी पूरा आयरन है। तो जो ओर है उसमें कितना मिनरल का कंसंट्रेशन है, उससे उस ओर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो हीमाटाइट जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और कंटेन 70% ऑफ आयरन, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ये जो हीमाटाइट जो लोहा है, इसको हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है हेमेटाइट, कंटेन 50 to 60% ऑफ आयरन, मतलब 1 kg में से 500 से 600 ग्राम जो है वो आयरन निकलेगा। तो इसमें इम्प्योरिटी थोड़ी ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड। ज्यादातर भारत में हम जो भी काम करते हैं उसमें हेमेटाइट यूज करते हैं, मैग्नेटाइट इतना यूज नहीं करते। अब आयरन ओर इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? तो आयरन ओर इंडिया में जो है ऐसे रीजन में मिलता है। तो हमने जो है वो जगह नहीं, हमने रीजन बांट दिए हैं। उस रीजन में जो है हमने पर्टिकुलर माइंस हमको लोकेट करनी है। तो आयरन ओर जो है 2018 और 19 के अकॉर्डिंग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड, ये जो 4 स्टेट है आपके पास में, इन 4 स्टेट ने 97% ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन एंड 3% फ्रॉम अदर स्टेट। मतलब भारत में अगर 1 किलो लोहा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें से 970 ग्राम्स जो आपका जो लोहा है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ 4 स्टेट्स में।
उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया और आपका झारखंड हो गया। अब पहली बात करते हैं हम उड़ीसा झारखंड बेल्ट की, जहां पर अपने को मिलता है हेमेटाइट ओर। अब उड़ीसा के अंदर जो है आपकी दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है मयूरभंज और एक है केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उड़ीसा के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट है, एक मयूरभंज और एक केंदुझार। अगर अपन माइन की बात करेंगे तो माइन का नाम है बादाम पहाड़ माइंस या बादाम पहाड़ माइंस। ठीक है, उड़ीसा में कहां पर है, दो डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट है। इन दो डिस्ट्रिक्ट में अगर आप स्पेसिफिकली चले जाओगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़ी होती है, इस पर्टिकुलर दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माइन का एरिया है जिसको हम बादाम पहाड़ माइंस बोलते हैं, वहां से हम जो है हेमेटाइट ओर प्रोड्यूस करते हैं। झारखंड की वापस एक डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर दो जगह है, गुआ और नावमुंडी। ठीक है, झारखंड में दो है और उड़ीसा में आपकी एक माइन है। उड़ीसा में दो डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तो है आपका पहला बेल्ट। अच्छा, आपको लोकेट करने के लिए आ सकता है कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट को लोकेट करो आयरन ओर के, तो आपको मैप में ये पूछा जा सकता है कौन सा एरिया, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, ये वाला जो आपका एरिया है, मैं आपको अगर यहाँ पे रेड में बताऊं, ये वाला जो एरिया है ये आपका उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट है, और इसी के अंदर जो है वो आपकी मयूरभंज, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट है, बादाम पहाड़ माइंस है और गुआ नावमुड़ी जो है वो माइंस है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड जो बेल्ट है उसका नाम है दुर्ग बक्सर चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, और यहां से भी हेमेटाइट ओर निकाला जाता है। लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वो वाला बेल्ट उड़ीसा और झारखंड में लाई कर रहा था, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में लाई कर रहा है। यहाँ से हेमेटाइट ओर निकल रहा है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट है आपकी छत्तीसगढ़, और जो जगह है उसका नाम है बेलाडीला रेंज। बेलाडीला रेंज हैज 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट ओर। दिस हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइन इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम। तो एक नंबर का सवाल आ सकता है, विशाखापट्टनम से कौन सी आयरन बेल्ट का लोहा एक्सपोर्ट होता है? तो आपका है दुर्ग बक्सर चंद्रपुर, और ये कहां पर है आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिलता है आपको? यहाँ से मिलता है हेमेटाइट ओर। जगह स्पेसिफिक देखें तो छत्तीसगढ़ की जो जगह है जिसमें बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट की बेलाडीला एक रेंज है, इस रेंज में 14 डिपॉजिट्स है आयरन की, जहां से आयरन हम निकालते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जापान और साउथ कोरिया। तो एक एक नंबर के सवाल इससे भी आपके बन सकते हैं। तीसरा जो बेल्ट है उसका नाम है बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तामकोरू बेल्ट। ठीक है, ये जो है वो कर्नाटका में लाई करता है एंड हैज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व। कर्नाटका के पास में आयरन और रिजर्व सबसे बड़ा है, मतलब भंडारण जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कर्नाटका के पास में। जरूरी नहीं है प्रोडक्शन भी जो है वो कर्नाटका का ज्यादा हो, आपके पास रिजर्व कम हो सकता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, या प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, रिजर्व कम हो सकता है। प्रोडक्शन का आपको बताया नहीं है कि कौन से स्टेट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, जबकि आपको 4 स्टेट कंबाइन करके बता दिए। लेकिन रिजर्व के मामले में आपको बताया कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है, कर्नाटका में। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट का है वो आपको नहीं बताया, लेकिन अगर आपको 4 स्टेट पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइज इन कर्नाटका, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व। यहाँ पे कर्नाटका में केद्रमुख माइंस है लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, एक्सपोर्ट 100% ऑफ आयरन ओर। केद्रमुख माइंस है, और ये केद्रमुख माइन जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन ओर माइन भी है, या लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व भी आप इसको बोल सकते हो। केद्रमुख डिपॉजिट्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन दी वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़े रिजर्व में से एक है कि एक ही जगह इतना भंडारण आपको लोहे का मिलता है। Ore is transported from Kedramukh deposit in form of slurry through pipeline near the part of Mangalore. ये जो यहाँ से आयरन ओर निकाल रहे हैं केद्रमुख माइन से, इसको जो है वो स्लरी बना देते हैं, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं और पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं? मैंगलोर, और मैंगलोर से ये बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरा बेल्ट है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। लाइज इन गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Iron is not of good quality, still it is extracted. Iron ore is exported through Marmango port. यहाँ से मारमांगो पोर्ट से आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। गोवा महाराष्ट्र बेल्ट का जो आयरन ओर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको मारमांगो पोर्ट से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये तो था आपका आयरन। ठीक है, आयरन में क्या है? आयरन एक बेसिक मेटल है और बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। इंडिया के पास बहुत सारा आयरन ओर रिजर्व है।
अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर रिजर्व है। इंडिया में मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दो तरह के ओर मिलते हैं। मैग्नेटाइट में 70% ऑफ आयरन ओर है और हीमेटाइट में आपका 50 to 60% आयरन ओर है। हीमेटाइट ज्यादातर सभी काम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो मैग्नेटाइट है वो आपके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। फिर अगर आप देखोगे 4 स्टेट्स उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, यहाँ से इंडिया का 97% ऑफ आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, बाकी 3% अदर स्टेट से होता है। इंडिया में 4 आयरन ओर के बेल्ट हैं। पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर है आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, फिर है आपका बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तामकोरो बेल्ट, और फिर है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब ये सारे बेल्ट आपको इंडिविजुअली लोकेट करने के लिए भी आ सकते हैं। दूसरा जो फेरस मिनरल है, जो मेटालिक फेरस मिनरल है, वो है मैग्नीज। इट इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज अलॉयज। स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है और फेरोमैग्नीज अलॉय बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब मैग्नीज को अदर फेरस मिनरल के साथ मिला के ये जो मेटल है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, मतलब मिक्स करके जो आपको प्रोडक्ट आता है वो उसको अपन बोलते हैं फेरोमैग्नीज अलॉय। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। एक टन स्टील बनाने के लिए आपको कितनी मैग्नीज चाहिए? 10 किलो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र 27, उड़ीसा 16, आंध्र प्रदेश 10 और अदर 2। तो जैसे आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं बताया, 4 स्टेट का डेटा एक साथ बताया, लेकिन आयरन ओर का रिजर्व सबसे ज्यादा कर्नाटका के पास। वैसे मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसके पास में है? मध्य प्रदेश के पास 33%। अब मैग्नीज का रिजर्व किसके पास में ज्यादा है वो आपको नहीं बताया, तो आपको वो पढ़ना भी नहीं है। नॉन फेरस मिनरल्स की अगर अपन बात करेंगे, इंडिया इज नॉट गुड इन नॉन फेरस मिनरल्स। इंडिया में मेटालिक मिनरल के फेरस मिनरल तो मिलते हैं, लेकिन नॉन फेरस इतने नहीं है। क्या क्या है? जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया और गोल्ड हो गया। इसके यूजेस क्या है? मेटलर्जिकल क्या होती है? ओर से मेटल निकालना या मिनरल से मेटल निकालना। आपके पास में एक ओर है, आयरन ओर है। ये आयरन ओर कैसा है? जो है आपका मेटालिक फेरस मिनरल है। अब इस आयरन ओर से ओर निकालने वाली जो इंडस्ट्री है, इसको अपन जो है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। जिससे मेटल निकाला जाता है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स बनाना, उसको अपन इंजीनियरिंग में बोलेंगे। और फिर इलेक्ट्रिकल आपको पता ही है, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं इसको अपन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सबसे पहला नॉन फेरस मिनरल जो है वो है कॉपर। इंडिया इज लेस रिजर्व ऑफ कॉपर एंड ऑल्सो प्रोडक्शन इज लो। इंडिया में कॉपर का रिजर्व भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है। फीचर्स क्या है? ये मेलिएबल है। मेलिएबल मतलब इसको आप किसी भी शेप या किसी भी ढांचे में ढाल सकते हो बिना टूटे। और ये डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब वायर बनाने की टेक्नोलॉजी, मतलब आप इसको कितना पतला कर सकते हो, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है बालाघाट माइंस, राजस्थान में है खेतरी, झारखंड में है सिंहभूम। ये सिंहभूम मैंने आपको किसी और के लिए भी बताया। सिंहभूम मैंने आपको बताया आयरन ओर का प्रोडक्शन वहां से होता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। और आपको जगह कौन सी है वो भी पता होनी चाहिए। सिंहभूम में गोवा और नावमुंडी जगह है आयरन ओर के लिए। फिर है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट भी आपका नॉन फेरस है। इट इज वन ऑफ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। सबसे पहले मान लो आपके पास में बॉक्साइट है, बॉक्साइट से जो है आप निकालते हो एल्यूमिना, और फिर एल्यूमिना से आप लोग निकालते हो एल्यूमिनियम। मतलब आप रिफाइन करते जाते हो और लास्ट प्रोडक्ट आपके पास एल्यूमिनियम मिलता है। इट इज अ क्ले लाइक सब्सटेंस एल्यूमिनिया फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, बॉक्साइट एक और है जिसके अंदर एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है और उससे आप एल्यूमिनियम निकालते हो। बॉक्साइट इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट रिच रॉक्स। अब मैंने बताया ये बॉक्साइट क्या है, अगर आपको याद होगा, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। बॉक्साइट आपको कैसे मिलता है? इस फॉर्म से। इसका मतलब पत्थर के अंदर था, वो पत्थर पूरा इरोड हो गया और बाद में जो है आपके पास में अगर एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक से यार अगर उसका इरोजन हो जाता है, उसकी वेदरिंग हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो पीछे बचा हुआ मास है उसमें से जो है आपको बॉक्साइट मिलता है और उस बॉक्साइट में से आप एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम निकालते हो। फीचर्स क्या है? व्हेन कंबाइंड विद मेटल इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। बॉक्साइट किसी मेटल के साथ, क्या एल्यूमिनिया किसी मेटल के साथ मिलाओगे तो उस मेटल का जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये लाइट है, ये गुड कंडक्टर है और ये मेलिएबल है। मेलिएबल मतलब आपको मैंने बता दिया, इसका फॉर्म आप चेंज कर सकते हो बिना टूटे।
ठीक है। डिपॉजिट्स कहाँ पर है, अमरकंटक प्लेटो है आपका, माइकाल हिल्स है, और प्लेटो बिलासपुर खतनी। प्रोडक्शन कहाँ पर है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। डिपॉजिट्स कहाँ पर है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, पंचम पतमाली। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, ये रटने वाला खेल है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये आपका बॉक्साइट के प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे ज्यादा जो है वो आपका उड़ीसा में, तो जो है उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बाकी आप ये पूरा चार्ट भी याद कर सकते हो। अच्छा, अब अपन ने जो भी पढ़ा अभी तक, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा आयरन ओर, अपन ने पढ़ा मैग्नीज, फिर अपन ने पढ़ा बॉक्साइट, और एक मैं भूल रहा हूं, एक अपन ने क्या पढ़ लिया, कॉपर, सॉरी, एक अपन ने पढ़ लिया कॉपर। ये जितना भी पढ़ा है, और ये जो है ये इसकी मैप है, ये आपके मैप में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने 4 जो है वो रीजन पढ़े आयरन ओर वाले, ये 4 रीजन है। ठीक है, फिर हमने मैग्नीज पढ़ा, फिर हमने बॉक्साइट पढ़ा, फिर कॉपर पढ़ा, इनकी अपन ने पर्टिकुलर साइट्स पढ़ी है। तो ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में मार्किंग के लिए पूछा जाता है, इससे मैप वर्क आता है 1 नंबर का, तो आपको इसको ये जो है याद रख लेना है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में बैड कंडक्टर ऑफ हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटालिक मिनरल में पहला है आपके पास माइका। माइका की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो फाउंड इन प्लेट्स एंड लीव्स, मतलब ये पतली पतली शीट्स में मिलता है। कैन बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, इसको आप पतली पतली शीट्स में बना सकते हैं। फाउंड इन वेरियस कलर्स, क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, अलग अलग कलर्स में आपको माइका मिलता है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, असेंशियल इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। माइका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर इंसुलेशन एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो पावर, लो लॉस फैक्टर। अब ये आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि माइका को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन है, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, मतलब आप ज्यादा हीट पास कर दोगे तो भी ये सहन कर लेगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसमें, लो पावर लेस फैक्टर है, इसके कारण ये इतने सारे 1 2 3 4 और 5 फैक्टर्स के कारण माइका को हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो आप ये जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसिंग एरिया क्या है आपके माइका के, झारखंड के हो गया कोडेना गया हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान में हो गया आपका अजमेर, आंध्र प्रदेश में हो गया ललोर माइका माइल्स, नॉर्थ एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। ये रीजन आपको याद होने चाहिए। फिर हम रॉक मिनरल्स की बात करेंगे, जिसमें हम लाइमस्टोन की बात करेंगे। कंपोजिशन एंड अकरेंस फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये जो लाइमस्टोन है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ज्यादातर ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, सीमेंट बनाने के लिए मेजर रॉ मटेरियल है। फ्लक्स इन आयरन ओर स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, जब हम आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में डाल के स्टील बनाने का प्रोसेस करते हैं, उसमें लाइमस्टोन भी जाता है, जैसे मैग्नीज जाता है वैसे लाइमस्टोन भी जाता है। मेनली जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये मेन रॉ मटेरियल निकल कर आता है, और ये जो आपका सबसे ज्यादा लाइमस्टोन निकलता है वो आपका निकलता है राजस्थान से। ठीक है, फिर बात करेंगे हजार्डस्ट ऑफ माइनिंग। हम जब माइनिंग करते हैं, मिनरल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले है हेल्थ रिस्क टू माइनर्स। अब क्योंकि जहाँ पर माइनिंग चलती है, फॉर एग्जांपल कभी अंडरग्राउंड माइन है तो ऊपर से छत गिरने का डर है, या जो माइनिंग जब करते हैं तो वहां पे जो धुआं उठता है, टॉक्सिक फ्यूम्स होती है, उससे जो है आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली तो यही है कि जो माइनिंग करते हैं उन लोगों की हेल्थ को हजार्ड है। एक्सपोजर टू डस्ट एंड टॉक्सिक फ्यूम्स लीडिंग टू पल्मोनरी डिजीजेस, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स एंड इंडक्शन एंड फायर्स, ये इतने सारे रिस्क हैं माइनर्स को। फिर क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आप माइनिंग करते हो तो खड्डा खोदते हो तो इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज, degradation of land and soil from waste dumping, increased pollution in streams and rivers from slurry deposit। आप जब माइनिंग करते हो तो आप उससे आसपास क्या पानी गंदा कर देते हो, हवा की एयर खराब कर देते हो, तो एनवायरनमेंट को भी डैमेज हो रहा है। सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि हम जो है जो माइनिंग है उसके रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दें कि आपको अगर माइनिंग करनी है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेल्थ रिस्क फॉर माइनर्स है ना, तो जो माइनर्स है उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दे, प्रॉपर मास्क दे,
प्रॉपर उनका इंश्योरेंस हो, और जो एनवायरनमेंट वाला है उस पर देखे कि जो कंपनी है वो डायरेक्ट अपना वेस्ट लैंड पे डंप नहीं कर दे या किसी रिवर में डंप नहीं कर दे। तो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे। तो नीड फॉर रेगुलेशंस, स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर माइनिंग प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज टू रिड्यूस माइनिंग इम्पैक्ट, ये सोल्यूशन हो सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर आप इसको ढंग से यूज नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। मिनरल्स फॉर्म्ड ओवर मिनरल्स ऑफ एयर कंस्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट, हाईली हाईलाइटिंग देयर स्कैरसिटी। मतलब मिनरल्स हमारे पास क्या है, वो फाइनाइट है। मिनरल्स हमारे पास फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। फिर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, अब ये जितने भी फाइनाइट मिनरल्स हैं ये ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल है। इसका मतलब अगर एक बार खत्म हो गए तो इनको वापस करोड़ों साल लग जाएंगे बनने के लिए, इसको बचाने की जरूरत है। वंस डिप्लीटेड मिनरल्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट पेस दैट मैच देयर करंट कंजम्पशन रेट। अगर एक बार खत्म हो गए तो हम जिस हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से ये वापस नहीं बनेंगे, तो हमको इनको बचाने की जरूरत है। एक्सट्रैक्शन कॉस्ट एंड डिक्रीज इन क्वालिटी, अच्छा मान लो आपको नया नया मिनरल मिला है, तो जब वो नया नया मिलता है तो आपका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कम आता है क्योंकि वो धरती के ऊपर होता है, ठीक है। फिर मान लो आपने ये पूरे रिजर्व को खत्म कर दिया तो आप दूसरा ढूंढोगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब रिजर्व खत्म होता है तो सबसे पहले आप सबसे बेस्ट क्वालिटी का रिजर्व निकालते हो, उसके बाद आप लो क्वालिटी पे जाते हो। तो आपका बेस्ट क्वालिटी रिजर्व निकल गया, उसके बाद आपके पास जो बचा वो कैसा बचा, बैड क्वालिटी। अच्छा, बैड क्वालिटी जो है उसको निकालने का खर्चा भी ज्यादा आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका बढ़ जा रहा है। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, डिक्रीज इन क्वालिटी। एज मिनरल बिकम्स स्कैर्सर, द फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डीपर लेयर्स इंक्रीज अलोंग विद द डिक्रीज इन क्वालिटी। क्योंकि जैसे जैसे रिजर्व खत्म होता है वो नीचे जाता रहता है, जितना नीचे से आप ऊपर लेके आओगे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जितना नीचे जाओगे उतनी क्वालिटी भी क्या होगी, खराब होगी। तो इसलिए हमको मिनरल्स बचाने की जरूरत है। पहला क्यों, क्योंकि मिनरल जो है वो फाइनाइट है। दूसरा क्यों, क्योंकि मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तीसरा क्यों, कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ रही है और क्वालिटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल यूज। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे हमारा एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो है वो कम आएगा, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कम आएगा तो जिस रिजर्व से हम पहले एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि खर्चा ज्यादा आ रहा था, वहां से भी आप जो है एक्सट्रैक्ट कर लोगे। Improvement in technology are important for utilizing low grade ore especially and reducing extraction cost। आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आप जो बेकार क्वालिटी का ओर है उससे भी मेटल निकाल लोगे और आपका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कम आएगा अगर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग एफर्ट्स। आपके पास जो मिनरल्स है, जो मेटल्स है, उनको आप बार बार यूज करिए, ऐसा नहीं आपने एक बार यूज करके उसको फेंक दिया। Emphasizing in recycling of metal and use of scrap metals can significantly conserve mineral resources। अब बार बार यूज करोगे तो मिनरल का कंजर्वेशन हो जाएगा। और क्या है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। आप मान लो कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप कोयला जला रहे हो, लेकिन कोयला एक फाइनाइट है और कोयला नॉन रिन्यूएबल है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी ऐसे से बनाओ ना जो इनफाइनाइट है और रिन्यूएबल भी है, ठीक है। तो आपको अदर रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। एक्सप्लोरिंग एंड अडॉप्टिंग अल्टरनेटिव रिसोर्स कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक मिनरल, देयरबाय हेल्पिंग इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। आपको दूसरे मिनरल ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपका काम हो जाएगा, ताकि एग्जिस्टिंग मिनरल के ऊपर लोड कम पड़े। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में सबसे पहले हमने मेटालिक देखा। मेटालिक में हमने फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में हमने दो पढ़ा, आपका पढ़ा एक तो आयरन ओर और एक अपन ने पढ़ा मैग्नीज। और नॉन फेरस में हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा हमने कॉपर, एक पढ़ा हमने बॉक्साइट, ठीक है। फिर हमने नॉन मेटालिक देखा। नॉन मेटालिक में हमने दो पढ़े, एक हमने पढ़ा माइका, एक हमने पढ़ा लाइमस्टोन। इसके साथ साथ हमने जो माइनिंग की रिस्क है, माइनिंग की जो रिस्क है वो देखी। फिर इसका सोल्यूशन भी हमने देखा। फिर हमने कंजर्वेशन क्यों करनी है एंड हाउ, जो मिनरल्स हैं उनकी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और उनको हम कैसे कंजर्व करें। तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये अपन बाद में देखेंगे।
आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका फ्राइडे को। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, नए जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा वीडियो हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे शाम 4 बजे आता है, ठीक है। और इसमें हम जो है वो आपका लेक्चर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा तो जरूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।